हेलो बच्चों, मैं हूं रवि प्रभात और ये आपका चैनल है फिजिक्स जज्बा। आज हम लोग इसमें सेल और बैटरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सेल क्या होता है। सेल आप देखिएगा बैटरी का एक यूनिट होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसके चलते आयंस में वो जो अंदर का सॉल्यूशन होता है वो आयंस में ब्रेक होता है और जिसके जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से सेल जो है आप ध्यान रखेंगे कि इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप सेल को किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस या किसी कंडक्टर वायर के क्रॉस जब उसके टर्मिनल के क्रॉस आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के चलते करंट फ्लो करता है। तो सेल का ये काम है। आप सेल में दो टर्मिनल होता है, एक बड़ा एक छोटा। आप यहाँ पे देखेंगे ये बड़ा वाला टर्मिनल है, ये छोटा टर्मिनल है। बड़ा वाला हाई पोटेंशियल पे होता है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है, लो पोटेंशियल पे होता है। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस तो ये उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगा जिसके चलते उस सर्किट एलिमेंट से होकर करंट फ्लो करेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी कहते हैं। बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन ये बैटरी कहलाता है। ठीक है, ये हमारा बैटरी हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड ETC इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अगर अंदर का पार्ट जो है सेल होता क्या है कि दुनिया में हर चीज में रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो सेल के अंदर जो मटेरियल है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स वो भी करंट के फ्लो को अपोज करता है और वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। चूंकि ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, सेल का अंदर का पार्ट ऑफर कर रहा है, इसलिए आप इसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ तक देखें इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। अब जरा सा आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे एक सेल एक तरह से एक यूनिट होता है बैटरी का। सेल या बैटरी को किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस जोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है जिसके चलते करंट फ्लो करता है। अब याद रखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं ये भी कुछ कुछ बात पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ऐसे आप जानते हैं आर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A होता है। तो पहला नंबर ये डिपेंड करता है। देखिए जिस तरह से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होता है उसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा गैप होगा ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, कम गैप में होगा इलेक्ट्रोड्स तो कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, पहला नंबर। दूसरा आप कह सकते हैं सेकंड में कह सकते हैं देख रहे हैं एरिया का इन्वर्सली है तो यहां भी हम कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और तीसरा नंबर आप देखेंगे तीसरा नंबर कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा अगर उसका जो है उसमें ज़्यादा आयंस तो डेवलप होगा, ज़्यादा आयन डेवलप होने से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा। तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केमिकल सब्सटेंस का तो वो ज़्यादा आयन डेवलप होने से ज़्यादा करंट कैरी करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा, और कंसंट्रेशन कम है तो करंट कम होगा यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन
ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से मोटा मोटी आप इन 3 बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको आप शॉर्ट में ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जब सेल से आप जोड़ते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट को, तो सेल आयंस को एनर्जी देता है, केमिकल एनर्जी, जो फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो हम लोग को करंट के फॉर्म में मिलता है। तो सेल चार्ज को या सेल या बैटरी चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन करता है। तो वो वर्क डन यूनिट चार्ज के लिए जितना होगा एक लूप में घुमाने में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं वर्क डन टू टेक, वर्क डन टू रोटेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज in a loop is called EMF। उसको आप EMF से डिनोट करेंगे, और EMF को इट इज डिनोटेड बाय कर्सिव ई से दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे जनरली स्मॉल ई से भी दिखाया जाता है, कैपिटल ई से भी दिखाया जाता है, लेकिन कैपिटल ई से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को या चार्ज ऑन प्रोटॉन को दिखाते हैं, इसलिए हम कर्सिव ई का यूज करेंगे ईएमएफ को दिखाने के लिए। ईएमएफ निकालने के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये वर्क डन एक कंप्लीट लूप में घुमाने वाला वर्क है। एक कूलम को +1 कूलम को रोटेट कराने में एक कंप्लीट लूप में जो वर्क करना पड़ेगा उसको आप ईएमएफ कहेंगे, वो ईएमएफ होता है। अब जरा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे। जब आप ये जानते हैं इसके बाद आप जानते हैं कि जैसे ईएमएफ है, W क्या होता है? तो W होता है F.dr, और एक कंप्लीट लूप में घुमाना है। आप वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो F.dr इंटीग्रेशन एक क्लोज लूप के लिए। तो यहाँ पे एक सर्कल छोटा सा लगाएंगे जो इंडिकेट करता है क्लोज लूप के लिए है। बाई यहाँ पे Q0 हो जाएगा, तो E = F/Q0 अलग लिखेंगे, डॉट dr को अलग लिखेंगे, और यहाँ पे क्लोज लूप में घुमाना है सेल को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक लूप में घुमाना है। अब F/Q0 आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, आप पढ़ चुके हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, डॉट यहाँ पे dr हो जाएगा। इस तरह से ईएमएफ का भी फॉर्मूला हमारा इस तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह से आराम से हम लोग पता कर सकते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला E.dr भी होता है। और E.dr आप जानते हैं E.dr dB होता है, तो dB को एक क्लोज लूप के लिए जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ईएमएफ का फॉर्मूला W/Q0 भी बोल सकते हैं, और या E.dr भी बोल सकते हैं। इसका SI यूनिट आप ध्यान रखेंगे, इट्स SI यूनिट वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से आराम से ईएमएफ का यूनिट भी निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस, देखिए इसका दो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक तो सिंपल पता चल रहा है कि किसी भी सर्किट एलिमेंट के दो टर्मिनल्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको सिंपली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वो सेल भी हो सकता है, वो कोई रेजिस्टर भी हो सकता है, वो बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी सर्किट एलिमेंट के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पहला सिंपल सा डिफिनेशन है, फिर हम लोग एक और डेफिनेशन पे विचार करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ एनी सर्किट एलिमेंट इज known as terminal potential difference। और इसका एक और डेफिनेशन होता है जो अभी हम लोग थोड़ा देर में समझेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across is equal to EMF of cell। ये भी डेफिनेशन होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल व्हेन करंट थ्रू इट इज जीरो, जब इससे होकर करंट जीरो हो तो देखिए जैसे सपोज मान लीजिए कि ये सेल है तो सेल में EMF E है। मान लीजिए सेल का EMF E है। अभी जस्ट आप EMF देखें कि सेल को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक राउंड लगाने में, एक लूप में घुमाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको आप EMF कहते हैं। EMF भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन कब? जब अगर इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा हो, करंट अगर जीरो हो, इफ अगर करंट जीरो हो, I का वैल्यू जीरो, देन जो V है वो E के बराबर होगा। देन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V E के बराबर होगा। इसके बारे में जस्ट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये भी डेफिनेशन हो सकता है, ये भी डेफिनेशन हो सकता है। तो दोनों तरह से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सर्किट लेकर। सपोज मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टर है R, और इसको ले जाकर एक सेल से जोड़ लेते हैं। और देखिए, हाँ, एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे दिखाते हैं। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे शो करेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल के बगल में शो करेंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ शो करेंगे। या नहीं तो ये सेल है, सेल के अंदर रेजिस्टेंस को शो करेंगे। दोनों तरह से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ भी शो कर सकते हैं और दोनों टर्मिनल्स के बीच में भी रेजिस्टेंस को शो करते हैं। तो लेकिन जनरली अब इधर लिखा जाता है EMF और इधर लिखा जाता है स्मॉल r। तो अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं स्मॉल r है, और नहीं भी दिखा सकते हैं, सिर्फ r लिख के काम चल सकता है, क्योंकि वो जो अंदर का वो रेजिस्टेंस अंदर का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ नहीं भी इंडिकेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं कि सेल जब जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ये कैपिटल R के क्रॉस, इसको आप कहते हैं लोड रेजिस्टर, इसको कहते हैं लोड रेजिस्टर। ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर का रेजिस्टेंस, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। और ये वाला जो टर्म है वो हमारा EMF है। सपोज यहाँ से करंट I निकला और वो I इस तरह से घूमकर ऐसे रिटर्न होगा। करंट थ्रू लूप, करंट थ्रू लूप, करंट I इक्वल टू होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ से, I इक्वल टू V/R। लेकिन यहाँ पे आप यूज करेंगे V के जगह लिखेंगे टोटल EMF सर्किट का बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल
रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ सर्किट में हमारा कितना है, ई है, क्या कर्सिव ई है, और टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस आर। तो इस तरह से आई इक्वल टू हमारा आ गया ई बाय आर प्लस आर। देयरफॉर ई इक्वल टू बोल सकते हैं आई आर प्लस आर। तो ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, आई कैपिटल आर, आई इंटू स्मॉल आर। तो ई इक्वल टू आई आर को लिखेंगे V और आई स्मॉल आर को लिखेंगे X, है ना। ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आप समझेंगे कि क्या है। जैसे V इक्वल टू आई आर जो है वो I इंटू आर, आप ओम्स लॉ से ऑलरेडी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई इंटू आर। देखिए करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस R है, तो I इंटू आर करने पे जो रेजिस्टर R है उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो V इक्वल टू आई आर को कह सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप कह सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और x इक्वल टू जो आई आर है, x इक्वल टू आई आर है। देखिए होता क्या है कि चूंकि एक ही लूप है तो पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, उससे भी करंट आई जा रहा है। तो कुछ पोटेंशियल का लॉस बोलिए या पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी हो रहा है। और चूंकि वो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है इसलिए उसको पोटेंशियल लॉस भी आप कहते हैं या पोटेंशियल गैप भी कहते हैं। और ये तो लोड है तो इसके क्रॉस तो खैर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ही, फैन बल्ब कुछ भी हो सकता है। बट ये जो अंदर वाला रेजिस्टेंस है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो एक प्रकार से लॉस होता है। तो इसको आप पोटेंशियल लॉस भी कह सकते हैं, पोटेंशियल लॉस और पोटेंशियल गैप भी कह सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको x से डिनोट कर दिए, इसको v से डिनोट कर दिए। एक्चुअल में आपको किसी भी सर्किट जब सेल जोड़ते हैं तो किसी भी लोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जो कि हमारा यहाँ V है, ये V है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम जरा सा आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से अगर जरा सा आगे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से जैसे E इक्वल टू आप देखें V प्लस आई आर, ये मेन फॉर्मूला आपका हो गया, E इक्वल टू V प्लस आई आर। और अगर V चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो E माइनस आई आर लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर होगा। तो कभी भी किसी भी सर्किट में अगर सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसको आप लोड कैपिटल आर से जोड़े हैं, तो लोड के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V इक्वल टू ई माइनस आई आर के इक्वल होगा। अब यहाँ के बाद देखिए दो केस होता है। पहला केस अगर ओपन सर्किट हो, अगर ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट कहने का मतलब सपोज मान लीजिए ये लोड आर है और उसको आप सेल से जोड़ रहे हैं, इंटरनल स्मॉल आर है, और यहाँ जो की है वो ओपन है, तो की ओपन है यहाँ पे। तो और इस केस में ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, जीरो होता है। जब आप यहाँ पे आई का वैल्यू जीरो डालेंगे तो V यहाँ पे E के इक्वल आ जाएगा। आप गौर करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सीधे EMF के इक्वल आ जाएगा। मतलब अभी के केस में अगर मान लीजिए कोई सेल है और सेल का EMF E है, तो उस केस में V इक्वल टू आप E बोलेंगे, क्योंकि इससे होकर करंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है करंट क्या हो रहा है, जीरो जा रहा है। तो करंट जीरो जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्ट EMF E के इक्वल हो जाएगा। इससे जरा सा आगे बढ़ेंगे केस 2 में। केस 2 है कि अगर आइडियल सेल हो, आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। मतलब सेल का काम है करंट को फ्लो करवाना, तो सेल एक प्रकार का सोर्स का काम करता है, तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस
जो है वो जीरो होना चाहिए, बट हर दुनिया में हर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो आइडियल तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर आइडियल सेल एग्जिस्ट करता तो स्मॉल आर क्या होता, जीरो, उसके अंदर का रेजिस्टेंस जीरो। स्मॉल आर को आप जीरो ले लीजिए तो V इक्वल टू यहाँ पे E आ जाएगा, फिर V इक्वल टू E आ जाएगा। तो आप याद करेंगे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक डेफिनेशन देखे थे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across any cell is equal to their EMF when current passes through it is zero। ठीक है, और उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी सेल के क्रॉस डायरेक्ट उसके ईएमएफ के बराबर होगा। और दूसरा, जब आइडियल सेल हो, मतलब उसके अंदर का रेजिस्टेंस जीरो हो, उस कंडीशन में भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। तो आप लोग इस दो बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग को चाहिए फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी जस्ट आप लोग देखिए V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, तो उस बेसिस पे आई आर इक्वल टू E माइनस वी होगा, R इक्वल टू E माइनस वी बाई आई होगा, R इक्वल टू E माइनस वी आई है ना। तो यहाँ तक तो आ गए। अब हम लोग एक कैपिटल R से नीचे और एक कैपिटल R से ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर नीचे करने पे। तो इस बेसिस पे E माइनस वी और नीचे का आई आर V के इक्वल हो जाएगा इनटू कैपिटल R हो गया। तो उस बेसिस पे R इक्वल टू, अब इसको दो पार्ट कर लेंगे, एक E बाई वी, तो यहाँ पे हो जाएगा E बाई वी माइनस V बाई वी कट के हो जाएगा 1 और इनटू हो गया हमारा कैपिटल R। इस तरह से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का फॉर्मूला आ गया E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R के इक्वल। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे क्योंकि अगले जो न्यूमेरिकल सीरीज आएगा उस पे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो आइडेंटिकल सेल्स का ग्रुपिंग कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहला जो ग्रुपिंग है उसका नाम है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में ढेर सारा सेल को इस तरह से हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं और लास्ट में उसको लोड से इस तरह से कनेक्ट। सबके अक्रॉस ईएमएफ आप जान रहे हैं ई है, सबके अक्रॉस अंदर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। बहुत सारा सेल है, देखिए डॉट 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 है, तो इसका मतलब n सेल्स लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से करंट निकलेगा आई, ये आई जाएगा, इधर से आई जाएगा, ये घूम के फिर इस तरह से आई रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो एक लूप आप देख रहे हैं जिसमें ढेर सारा आइडेंटिकल से लगा हुआ है। नॉन आइडेंटिकल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे आफ्टर किरचॉफ्स लॉ। अभी सिर्फ आइडेंटिकल के बारे में स्टडी करेंगे। ढेर सारा सेल है, सीरीज में है, सबका ईएमएफ ई है, सबके अंदर रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, लोड कैपिटल आर से जोड़े हैं, तो करंट कितना फ्लो करेगा। तो सबसे पहला बात हम ये देखेंगे कि सारा सेल एक ऑर्डर में है या नहीं है। तो आप गौर करेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको एक ऑर्डर कहते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक ऑर्डर में है। तो एक ऑर्डर में अगर हो तो आप टोटल ईएमएफ के लिए सीधे ई प्लस ई ऐड करते जाएंगे, वो टोटल एन ई के इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर आप यहाँ कहते हैं टोटल ईएमएफ जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, तो ऐड करते जाइए ई प्लस ई डॉट 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 एन टाइम्स, तो वो सॉल्व करके आ जाएगा एन ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, रेजिस्टेंस तो आप देख ही चुके हैं, सेल सीरीज में है
तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस भी सीरीज में है। और सीरीज के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, R इक्वल टू R1 S इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 ऐसे चलता है। तो सारे के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और चूंकि सेल सीरीज में तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस भी सीरीज में होगा। उस कंडीशन में स्मॉल r अगर आप देखेंगे सीरीज में तो R प्लस R डॉट 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 n टाइम्स, तो ये सॉल्व करके nr हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालिएगा तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, किसी भी सर्किट में टोटल जो रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल होता है और जो लोड होता है वो हमेशा सीरीज में होता है, क्योंकि जितना टोटल करंट इस पूरे सेल के थ्रू, चाहे सेल आपस में कुछ भी हो, सीरीज हो, पैरेलल हो, मिक्स्ड हो, उससे मतलब नहीं है। पूरे सेल से जितना करंट जाएगा वही ओवरऑल लोड से जाएगा करंट, तो सेम करंट जाएगा। तो सेम करंट जाने पे वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं R प्लस NR, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट थ्रू लोड चाहिए, करंट थ्रू लोड, लोड से होकर कितना करंट जाएगा I इक्वल टू, तो आप ध्यान रखेंगे टोटल EMF बाय फॉर्मूला होता है टोटल सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF आप गौर करेंगे E प्लस ई ऐड करके कितना आया था, NE आया था। तो ऊपर आप लिखेंगे NE और नीचे लिखेंगे R प्लस NR। तो इस तरह से करंट का फॉर्मूला आ जाएगा NE बाय R प्लस NR के इक्वल, ये करंट का हमारा फॉर्मूला आ गया। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे कि सर्किट लोड से होकर करंट इक्वल टू I इक्वल टू NE बाई R प्लस NR के बराबर होगा। तो अब इसमें एक चीज़ हम लोग को जानना है कि सीरीज ग्रुपिंग कब करते हैं। सीरीज होता क्या है कि वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे कि आपको सीरीज करना है या पैरेलल करना है। देखिए अगर लोड बड़ा होगा, कैपिटल R लोड अगर बड़ा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इफ लोड बड़ा हो, कैपिटल R बड़ा हो और स्मॉल r छोटा हो, उस कंडीशन में I इक्वल टू NE, और चूंकि लोड के रेस्पेक्ट में NR काफ़ी छोटा है इंटरनल, तो उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कैपिटल R बचेगा। तो I इक्वल टू N टाइम्स ऑफ E बाई R लिख सकते हैं। तो आप गौर करेंगे N आ रहा है, यहाँ पे N आ रहा है। N आने का मतलब है कि जितना सेल आप सीरीज में जोड़ेंगे उतना टाइम्स ज़्यादा करंट मिलेगा, यानी कि ये प्रॉफिट वाला केस हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट वाला केस हो जाएगा। और लेकिन अगर NR बड़ा हो और लोड छोटा हो, अगर और सीरीज में ग्रुपिंग करेंगे तो NE बाई NR बचेगा, NE बाई NR बचेगा, NN कट जाएगा, सॉल्व करके ये E बाई R आ रहा है। तो आप कितना भी सेल लगाएंगे, N टर्म कैंसिल हो गया, कितना भी सेल लगाएंगे तो आपको E बाई R मतलब एक सेल के बराबर ही करंट मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप सीरीज ग्रुपिंग करें सेल्स का, तो उस कंडीशन में ये लोड बड़ा होना चाहिए और इंटरनल छोटा होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। मतलब जितना सेल लगाएंगे उतना टाइम्स करंट बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से अब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग से पहले जरा सा हम ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि सपोज इफ, इसमें एक केस है, इफ सम सेल्स आर इन रिवर्स ऑर्डर, अगर कुछ सेल रिवर्स ऑर्डर में लगा हुआ हो तो क्या होगा। अगर कुछ सेल्स रिवर्स ऑर्डर में लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर कुछ सेल्स रिवर्स ऑर्डर में हो तो आप गौर करेंगे, देखिए इस तरह से लगा हुआ है, 5 सेल ऐसे हैं और 2 सेल ऐसे हैं, और ये जाकर लोड से लगा हुआ है, कैपिटल R से लगा हुआ है। सारे सेल आइडेंटिकल हैं, सबका EMF E है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से है। आप गौर करेंगे
ये प्लस माइनस, लेकिन यहाँ से उल्टा हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे कि देखिए सेम ऑर्डर किसको कहेंगे, अपोजिट ऑर्डर किसको कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर सेल जिस ऑर्डर में हो वो सही मानेंगे उसको, और जो सेल कम नंबर में हो उसको उल्टा मानेंगे, अपोजिट ऑर्डर मानेंगे। आप गौर करेंगे कि 5 सेल ऐसा है जिसका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, लेकिन उसमें से 2 सेल है जो उल्टा है, ये जो प्लस माइनस ऐसे लगा हुआ है, फिर ये माइनस प्लस माइनस इस तरह से है। तो होता क्या है कि अगर सब करंट देखेंगे तो करंट किधर जाएगा, तो जिधर मैक्सिमम का पॉजिटिव टर्मिनल है करंट उसी तरफ से निकलेगा। तो आप गौर करेंगे प्लस, ये जो 5 सेल है, ये 5 सेल जो हमारा है इसका प्लस इस तरफ है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही करंट निकलेगा। तो रिवर्स ऑर्डर वाले से मतलब हमको नहीं है। अब रिवर्स ऑर्डर में फिर करंट आपका ऐसा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लूप में करंट का एक ही डायरेक्शन होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा ज़्यादातर का जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है उस डायरेक्शन में लेंगे। तो इसका मतलब है ये 2 के पॉजिटिव से करंट अंदर जा रहा है, 2 सेल्स के पॉजिटिव से करंट इंटर कर रहा है, और इन 5 के पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है। अभी हम आगे चल के ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई सेल है और उसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकले तो इसको आप कहते हैं कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, अपने आप को ये सेल डिस्चार्ज कर रहा है। और अगर कभी ऐसा आप देखेंगे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव से इंटर करे तो उस केस में आप इसको कहेंगे ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो डिस्चार्ज भी होता है और चार्ज भी होता है सेल। तो यहाँ पे भी वही बात है, 5 सेल एक ऑर्डर में है, सबका ये डिस्चार्ज हो रहा है, और 2 सेल यहाँ जो आप देख रहे हैं उसके पॉजिटिव से करंट इंटर कर रहा है तो वो चार्ज हो रहा है। और तो 2 का यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, 2 का यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 5 का यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, वो अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है पूरे लूप में, तो 7 सेल्स हैं। आप गौर करेंगे 7 सेल्स है, उसमें से कितना सेल अपोजिट ऑर्डर में लगा हुआ है, तो आप गौर करेंगे 2 सेल्स जो है ना वो उल्टा ऑर्डर में लगा हुआ है। तो आप समझिएगा जो 2 सेल उल्टा ऑर्डर में लगा हुआ है वो 2 जो सही ऑर्डर वाले सेल है उससे चार्ज हो रहा है। तो जो ये इसका जो 2 डिस्चार्ज होगा, एनी 2 कोई भी 2, वो 2 को चार्ज करने में यूटिलाइज हो जाएगा, जिसके चलते 2 और 2 4 सेल इस पूरे 7 सेल में 4 सेल आपका उसका इफेक्ट, उसके चलते इस लोड को करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2 और 2 चार्ज और डिस्चार्ज के चलते आपस में ही एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जिसके चलते लोड तक करंट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उस 4 के चलते सिर्फ इफेक्टिवली 3 सेल का ही करंट यहां तक पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, तो गौर करेंगे इफेक्टिव ईएमएफ इन ए लूप कितना होगा, तो टोटल 7 है माइनस टोटल 7 सेल है, उसमें 2 सेल उल्टा लगा हुआ है, तो 2 × 2 कर देंगे तो 7 - 4 यानी कितना आ जाएगा, यानी कि 3 सेल्स के बराबर ही ईएमएफ इस लोड को मिल पाएगा। अब हमको करंट चाहिए, तो करंट के लिए I = ऊपर आप 3E लिखेंगे, एक सेल का ईएमएफ E है, 3E लिखेंगे। अब बाय रेजिस्टेंस के लिए, तो देखिए रेजिस्टेंस को सेल के सीधा या उल्टा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा
या उल्टा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 7 सेल है सीरीज में, सातों के अंदर रेजिस्टेंस स्मॉल r करके है तो 7r हो जाएगा। तो लोड हो गया हमारा कैपिटल R और ये हो जाएगा 7r। तो इस तरह से हमारा करंट भी आ जाएगा। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के लिए एक हम लोग स्पेशल फॉर्मूला निकालेंगे। इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला निकालेंगे कि अगर मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है और m सेल्स जो है वो इन रिवर्स ऑर्डर है और हमेशा ध्यान रखिएगा m छोटा होता है n से, है ना। m छोटा होगा, जो छोटा है उसी कम नंबर में है उसी को आप रिवर्स ऑर्डर मानेंगे। तो इसमें इफेक्टिव ईएमएफ अगर आपको चाहिए नेट ईएमएफ लूप का या इफेक्टिव ईएमएफ चाहिए तो वो n-2m। आप अगर देख रहे हैं कि m सेल रिवर्स में ऑर्डर में है तो वो m सेल को ही कैंसिल आउट कर देगा। तो n-2m इंटू ई लिखेंगे। एक सेल का ईएमएफ ई है और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो टोटल नेट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए सर्किट में तो उसको रिवर्स ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। वो हो जाएगा हमारा, अगर टोटल n है तो nr हो जाएगा प्लस कैपिटल R जो लोड है वो हो जाएगा। तो सारा सीरीज में चूंकि एक ही लूप है, पूरे लूप में एक ही करंट जाएगा। जब सेम करंट जाता है तो सारा सीरीज में होता है। तो इस कंडीशन में अगर अब आपको करंट चाहिए थ्रू लोड, अगर करंट थ्रू लोड चाहिए तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे इसको ये यहाँ पे n-2m इंटू ई डिवाइडेड बाय R प्लस NR। इस तरह से आप करंट निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला स्पेशल फार्मूला हो गया। जब कुछ सेल रिवर्स ऑर्डर में हो तब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, n-2m इंटू ई बाई R प्लस NR। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। सेल्स इन पैरेलल, और जो भी पढ़ रहे हैं सारा अभी आइडेंटिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन आइडेंटिकल के बारे में थोड़ा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, बहुत सारा सेल्स है। ये देखिए इधर का टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है और इधर का टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है और सब आइडेंटिकल है और ढेर सारा सेल है। देखिए ये इस तरह से ढेर सारा सेल है। इसको ले जाइए और ले जाकर लोड से जोड़ दीजिए कैपिटल R से। इससे क्या करंट जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे टोटल कितना सेल लगा हुआ है m। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल ईएमएफ जो है ना यहाँ पे E के इक्वल होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल में अगर टर्मिनल्स के क्रॉस अगर सेम टर्मिनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सारे टर्मिनल्स के क्रॉस सेम होगा, चाहे कितना भी सेल पैरेलल में क्यों ना लगा हो। पोटेंशियल टर्मिनल पे डिपेंड करता है। तो चूंकि एक टर्मिनल में E है, हर टर्मिनल में E है, तो इफेक्टिवली जो ईएमएफ होगा दो टर्मिनल्स के बीच में वो E ही रहेगा। तो नेट ईएमएफ हमारा E होगा, इसको M से मतलब नहीं है। अब हम लोग आ रहे हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में। इंटरनल रेजिस्टेंस में जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 1/RP इक्वल टू लिखेंगे 1/R प्लस 1/R डॉट 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 कितना टाइम्स, तो m टाइम्स लिखेंगे। तो उस कंडीशन में m इक्वल टू, आप जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला m/R हो गया, तो RP का जो फॉर्मूला होगा वो R/m हो जाएगा। ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। चूंकि बहुत सारा सेल पैरेलल में है तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होगा। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूरे सर्किट का, तो हम आपको हमेशा ये बात बताते हैं कि जो लोड होता है ये रहा लोड, और पूरा सर्किट का मिला के जो इंटरनल आएगा वो इंटरनल और लोड ऑलवेज सीरीज में होगा। क्योंकि टोटल इंटरनल से जितना करंट आएगा वही नेट करंट लोड से फ्लो करेगा। क्योंकि उधर का सर्किट का और ये रोड रेजिस्टेंस R का सेम करंट होगा, इसलिए वो हमेशा वो दोनों सीरीज में होगा। तो सीरीज के लिए R1 प्लस R2, तो R प्लस R/m। ये सॉल्व करके जब आप LCM लेंगे तो MR प्लस R/m आ जाएगा। उसके बाद आपको करंट चाहिए, करंट I इक्वल टू होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। आप जान रहे हैं टोटल EMF
बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है फार्मूला। तो चलिए इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो जब हम इसे यूज करेंगे तो करंट का फार्मूला आ जाएगा, टोटल ईएमएफ हमारा E है और टोटल रेजिस्टेंस आया है MR प्लस R बाय M, जिसके आधार पे I आ जाएगा M इंटू E बाय MR प्लस R। इस तरह से हमारा करंट आ गया ME बाय MR प्लस R के बराबर हो जाएगा। और इस केस में जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट, अब अगर इंटरनल बड़ा हो और लोड छोटा हो, MR छोटा हो, तो उस कंडीशन में I इक्वल टू ME तो सही है ऊपर में, और चूंकि इंटरनल बड़ा है तो आप इंटरनल को यहाँ ले सकते हैं। तो I इक्वल टू M टाइम्स ऑफ E बाय R होगा। ये प्रॉफिट वाला केस है। देखिए जितना सेल लगाएंगे उतना टाइम से ज़्यादा करंट मिलेगा। ये प्रॉफिटेबल केस है। जितना सेल पैरेलल में लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट, यानी कि सेल्स को आप पैरेलल में तभी ग्रुप करेंगे जब इंटरनल बड़ा हो, लोड छोटा हो, तो पैरेलल में ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए केस 2 में हम लोग चलते हैं। केस 2 में अगर MR बड़ा हो और R छोटा हो, उस कंडीशन में ऊपर होगा ME, नीचे होगा MR, MM कैंसिल हो जाएगा, I का वैल्यू E बाय R हो जाएगा और नो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से प्रॉफिट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो सीरीज ग्रुपिंग तब करेंगे जब लोड बड़ा हो, इंटरनल छोटा हो। पैरेलल ग्रुपिंग तब करेंगे जब इंटरनल बड़ा हो एंड लोड छोटा हो। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे और ज़रा सा आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।